अर्न गेम। अभी आप लोगों ने प्ले टू अर्न का ये मतलब है कि आज तक आप लोगों ने गेम खेला होगा मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, लेकिन गेम में क्या होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं, उस गेम के बाद आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, जिसका क्या बैठ जाओ बैठा ही तो तो जो आप गेम खेलते हैं उसमें टोकन्स वगैरह जो मिलता है उसका ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो यू स्पेंड योर टाइम, मतलब आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक गेम खेलने के लिए, लेकिन उस गेम में जो आपको टोकन्स या रिवॉर्ड्स मिलता है उसमें कुछ वैल्यू नहीं होता। यू कैन नॉट, मतलब आप लोग उस टोकन्स का रियल टाइम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये होता है नॉर्मल गेम। अभी आजकल बहुत सारा गेम है इंडस्ट्री में, मार्केट में, जैसे ड्रीम 11 हो गया, आपका रमी सर्कल हो गया। इसमें क्या होता है कि ये एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर नॉर्मल गेम होता है। तो इसमें क्या है कि आप बेट करते हैं और बेट में जीतने का भी चांस रहता है, हारने का भी चांस रहता है। तो लॉस का एक ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। अगर आप क्रिकेट में बेट करते हैं तो अगर टीम हार गई तो आप भी हार गए, अगर टीम जीत गई तो आप जीत गए। रमी खेलते हैं तो 4 लोग खेल रहे हैं, एक आदमी जीतता है, बाकी 3 हारते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हार वाला फैक्टर जो है हर गेम में इन्वॉल्व रहता है। अब जो हम बात कर रहे हैं P2E का, तो प्ले टू अर्न गेम है। इसमें आप प्ले टू अर्न मतलब आप खेलेंगे ताकि आप यहाँ से कमा सकें, राइट। P2E ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये गेम का टोटल जो कंट्रोल रहता है ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी के हाथ में होता है। ये जो हम कहते हैं ना कि नेटवर्क, आपने कहा कि नेटवर्क शब्द जो है काफ़ी क्या बोलते हैं, बदनाम हो चुका है। नेटवर्क क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है। ये काम हमारा कम्युनिटी बेस्ड काम है। हमारी जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी हमारा काम भी उतना बड़ा होगा। तो आज से नेटवर्क कहना बंद, हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। सो इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है, आप इसके सामने जो स्क्रीन है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब ये सारे इस मशीन के पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं। तो गेम है, कॉइन है, NFT है, कम्युनिटी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, मार्केट प्लेस है, डाओ है, गेम इकोनॉमिक्स है। अभी मैं एक एक करके चीज़ों को आपको समझाऊंगा। आपको ये आप लिख भी सकते हैं बाद में, अगर आपको लगे तो मैं ये PPT आपको भेज भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बात है, आप सुनिए। अभी इसका पहला कंपोनेंट है गेम। देखिए गेम क्या होता है ना, एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आदमी अपने फ्री टाइम में करता ही करता है। कोई कैंडी क्रश खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कोई ना कोई गेम आप खेलते ही हैं। सो उस गेम के तहत अगर आप अर्न भी कर सकते हैं तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हो नहीं सकता। पूरी दुनिया आज के डेट में गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम अंबानीज। एवरीबडी इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन गेम्स। गेम का इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो रहा है। अच्छा, अब हम किस इंडस्ट्री में हैं? ये है क्रिप्टो इंडस्ट्री, राइट। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे एकदम क्या बोलते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वो होता है कॉइन। आपको इथेरियम कोई कॉइन नहीं है, इथेरियम एक ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन का अपना नेटिव कॉइन है जिसको हम इथेरियम ETH के नाम से जानते हैं। लेकिन इथेरियम अपने आप में सिर्फ उसका कॉइन ही यूज केस नहीं है, ये एक अपने आप में ब्लॉकचेन है, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आप अलग अलग डी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ मैं बोलूँगा जो आपके सर के ऊपर से पार हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। वैसे ही हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट का अपना एक नेटिव कॉइन होता है। सो हमारे इस P2E गेम का भी एक कॉइन आएगा, जिस कॉइन के थ्रू आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अभी जो हम शाम से बात कर रहे हैं NFTs का,
NFT कुछ भी नहीं। NFT बेसिकली एक आपका अपना डिजिटल एसेट है जो आप होल्ड करते हैं, ताकि उस डिजिटल एसेट को यूज़ करके आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव, जिसके पास NFT नहीं है वो इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए NFTs होना सबसे इम्पॉर्टेंट है इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो आप अभी IDs लगा रहे हैं जिसमें आपको ROIs आ रहा है, ये बेसिकली आपको माइनिंग से आ रहा है, करेक्ट। लेकिन अब से क्या होने वाला है, लेकिन नॉट अब से, मतलब ये जो हमारा P2E गेम है परसीव क्लब, इसमें आपका जो ROI है ये कॉइन्स के रूप में आएगा, जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में, ठीक है। सो NFT हो गया आपका डिजिटल एसेट, ठीक है। अब अगला जो कंपोनेंट है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब हम लोग हैं इस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी जितनी स्ट्रांग है उतनी स्ट्रांग हमारी गेम की इकोनॉमी होने वाली है, ठीक है। जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी, देखिए हम लोग बहुत, जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो इनिशियली वी कुड हैव, हम लोग तुरंत ही इंटरनेशनल में इसको प्रमोट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हर बंदा करता है। लेकिन हमारी सोच ये थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने से पहले हमें एक अपने लोगों की कम्युनिटी बनानी है, ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको इन लोगों को हम दे सकते हैं, करेक्ट। अब वो कैसे होगा मैं उस पर आता हूँ बाद में। उसके बाद टेक्निकली एक टर्म आप सुनते होंगे, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी ब्लॉकचेन का जो डी एप्लीकेशन होता है उसको लिखने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। ये हार्डकोर कोडिंग है, इसके बारे में आप ना भी जानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला कंपोनेंट है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में आप अपने NFTs को बाय सेल कर सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल OpenSea में हो रहा है, वैसे हमारा अपना मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे आप अपने NFTs को बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डाउ के बारे में बाद में बात करते हैं। और फाइनली आता है गेम का इकोनॉमिक्स। डिमांड तब क्रिएट होता है जब आपका सप्लाई लिमिटेड हो, ठीक है। आज जैसे मान लीजिए मैं आज से 10 साल पहले एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा था, मतलब कोलकाता के पास, तो वहाँ पे एक मैंने बंगलो लिया। बंगलो इसलिए लिया था कि प्रमोटर ने मुझे ये कहा था कि सर ये जो है 10 ही बनेगा, उसके बाद हम बनाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जब बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स जब खत्म हो जाएगा तो आपके इस बंगलो का डिमांड बहुत हाई होगा। तो मैंने ये सुन के ले लिया, मैंने अच्छा है डिमांड हाई होगा, मैंने ले लिया। लेकिन क्या हुआ कि 10 साल में उसने ऐसे कॉम्प्लेक्स में ऐसे बंगलोज वो कंटिन्यू बनाता रहा। इसमें क्या हुआ, सप्लाई आती रही, डिमांड बढ़ नहीं पाया, इसलिए रेट भी नहीं बढ़ा। अगर आपका सप्लाई लिमिटेड है तो ही आपका डिमांड बढ़ेगा। इसीलिए हमने जो सप्लाई कम रखने की हमने जो प्लानिंग की है 207, इसीलिए ताकि हमारे कम्युनिटी के पास बेस्ट ऑफ द लॉट, सबसे जो बेस्ट NFTs है वो रहे। कल जब बाहरी लोगों का प्रेशर, बाइंग प्रेशर क्रिएट हो, तो ये NFTs कंपनी के पास भी नहीं होगी, ये सिर्फ आपके पास होगा। हमसे कोई मांगेगा भी तो हम दे नहीं पाएंगे, जैसे आज हो रहा है। जी मुझे हंस रहे बैठ के जी भैया हंस रहे बैठ के, तो कोई मांगता भी है तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, और हम नया बना नहीं सकते क्योंकि हमने कमिट कर रखा है कि 207 के ऊपर हम जो है NFTs बनाएंगे नहीं, ठीक है। बना सकते हैं लेकिन बनाएंगे नहीं, ये हमारे कम्युनिटी की तरफ हमारा कमिटमेंट है, ताकि जब बाइंग प्रेशर आए वो NFTs आप ही से लोगों को खरीदना पड़े, कंपनी उसमें कुछ नहीं कर पाए। इसी को डिसेंट्रलाइज कहते हैं, इसी को कम्युनिटी बेस्ड काम कहते हैं। सो ये जो 8 आपने कंपोनेंट्स देखे, ये हमारे प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, डाउ के बारे में मैं बात कर रहा था। डाउ थोड़ा टेक्निकल है, ये आपको ऋषिकांत जी बाद में जूम में समझा देंगे, क्या ऋषिकांत जी, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई कहीं पे सवाल तो बहुत है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ शॉर्ट में पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। जितना भी ये P2E गेम्स हैं, ये सारे P2E गेम्स मोस्टली पॉपुलर हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया में,
बहुत पॉपुलर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब में ये P2E गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग पागल हैं क्योंकि इन लोगों को इसका असली वैल्यू पता है, लोगों ने करोड़ों कमा रखे हैं ऑलरेडी, इसीलिए ये इंडस्ट्री इस रीजन में बहुत पॉपुलर है। तो हमारा भी प्लान ये है कि हमारा मेन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपना P2E गेम को लेके जाने का। इसमें छोटा सा मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कि इस पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे इस जगह पे टोटल क्रिप्टो ऑडियंस 100 करोड़ लोग, उसमें जो गेमर ऑडियंस है वो 50 करोड़ है, ठीक है। उसके अंदर जो गेमिंग ऑडियंस ऐसी है जिनको P2E का अवेयरनेस है, मतलब जो P2E के, देखो गेम खेलना और P2E को समझना सेम नहीं है। अगर 50 करोड़ लोग गेम खेलते हैं तो उसमें 10 करोड़ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको P2E के बारे में समझ है। जैसे आप लोगों को अभी हो गया है क्योंकि आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और आते आते आपको ही समझ में आ गया कि P2E क्या होता है, आपने सुन लिया तो आपको अभी ज्ञान है। वैसे ही बहुत कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है। उस 10 करोड़ में ऐसे 1 करोड़ लोग हैं जो हमारे गेम के एक्सपेक्टेड ऑडियंस हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। 10 करोड़ लोग में हम सिर्फ 10% लोगों को पकड़ते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में आएंगे, ठीक है, एज अ P2E गेमर। उस 1 करोड़ लोग जो हम टारगेट करेंगे उसमें से हम सोचते हैं कि सिर्फ 10 लाख लोगों को ही हम कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप सबके पास जाते हो तो सब आपका सामान ना खरीद सकता है, जैसे ना बोलने वाले लोग बहुत हैं। हम 10% कन्वर्शन रेशियो लेके चलते हैं कि 10% लोगों को ही हम कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट कम्स टू 10 लाख, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख में अभी जो फाउंडर NFT आप लोग खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं? अरे कितने का खरीद रहे हैं? कितना है तुम्हें मालूम? 3 लाख 4,000, ठीक है। 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1, तो एवरेज ले लेते हैं 50,000 का, ठीक। क्योंकि टॉप NFTs तो गई, उसके बाद जो NFT आएंगी सेम रेट पे हो सकती है, रेट ऊपर हो सकता है, रेट नीचे, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मैं एक एवरेज ले लेता हूँ कि एवरेज ले लेता हूँ कि 10 लाख लोग हैं, इनका एंट्री लेवल, क्योंकि वो लोअर NFTs खरीदने वाले हैं, उनका एंट्री लेवल है 1 लाख, ठीक है। कितने जीरो? अरे कितने जीरो गिनिए थोड़ा सा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 100 करोड़। प्रोजेक्ट 100 करोड़ का तो ऐसे ही है, बिना, देखिए ये मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया सामने, ऐसे ही मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज कैलकुलेटेड, ठीक है। और वो भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली डेटा पे आप आधारित है। मैं अपने से कोई कहानी बना के आपको नहीं बता रहा। 100 करोड़ में आप जो, उसमें से आपके पास 207 NFTs हैं, करेक्ट। टोटल वैल्यू कितना होगा इसका आज के डेट में? एक NFT का अगर 3 लाख के आसपास है तो टोटल वैल्यू कितना होगा इसका? 60 करोड़, ठीक। 60 करोड़ का माल आपके पास पड़ा हुआ है। अगर इसको आप सिर्फ चर्न करते हैं तो ऊपर से 40 करोड़ रुपये आता है। 40 करोड़ अगर हम 207 में बांट देंगे तो बिना कुछ किए, जब जैसे ही लॉन्च होता है, आप हिसाब कर लीजिए, कैलकुलेशन आपके सामने। ये जो आपको लोग बता रहे हैं कि आप लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बनेंगे। ये डेटा के आधारित बेसिक कैलकुलेशन, इसमें कोई कहानी या कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ठीक है। मैंने बड़े एकदम लो टोन में आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका काफ़ी वैल्यू है। तो थोड़ा सा मतलब क्लैप वगैरह कीजिए।
ठीक है, अभी आते हैं रोड मैप पे। रोड मैप पे मतलब प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है कि हम लोग कब क्या करने वाले हैं, कितने जल्दी लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह। सो अभी हम लोग स्टेज 1 पे हैं, जो कि हमारा लॉन्च ऑफ NFTs है। हमारा 207 NFT ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सारे ही हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं, क्या चाहिए ना, तो आप ही के पास सारा होगा। तो हम लोग इस स्टेज में हैं, फर्स्ट स्टेज में हैं लॉन्च ऑफ NFTs। दूसरा स्टेज हमारा कॉइन लॉन्च है, जो कॉइन पे आप लोगों को रिवॉर्ड बटेगा। तीसरा स्टेज है गेम लॉन्च। चौथा स्टेज है ब्रीडिंग मैकेनिज्म, जो कि मैंने पहले भी शायद जूम मीटिंग में बताया था। जो लोग थे वो जूम मीटिंग में उनको शायद याद होगा कि मैंने एक ब्रीडिंग मैकेनिज्म के बारे में बात की थी, कुछ फोटोज वगैरह दिखाए थे। मैं फिर से कोई किसी जूम मीटिंग में आके इसको डिटेल में आपको करके बता दूँगा। और लास्टली है डाउ लॉन्च। सो ये जो पहला 3 फेज है, इसको हम टारगेट कर रहे हैं अगले 3 महीने में कवर करने का। हम इस पे हैं कॉइन लॉन्च और गेम लॉन्च। हम अगले 3 महीने में इस स्टेज 3 तक आने का हम लोग पूरे ऑन ट्रैक हैं। आज अभी हम लोग किस महीने में? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक आपके सामने हमारा गेम आ जाए, जहाँ से आप अपने NFTs को यूज़ करके उसका जो अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्लाइड है, इसको मैं आपसे गो थ्रू करना चाहूँगा कि देखिए कंपैरिजन है, ये बेसिकली कंपैरिजन है विद द बेटिंग प्लेटफॉर्म गेम्स। जो हम लोग जो बात कर रहे थे ड्रीम 11 वगैरह, जो रमी सर्कल ड्रीम 11 की बात कर रहे थे, उसके साथ एक ब्लॉकचेन P2E गेम का मैं कंपैरिजन यहाँ पे एक चार्ट है। तो पहला मुद्दा है कि पे टू प्ले, आपको NFTs खरीदना पड़ता है एक P2E गेम खेलने के लिए। आपको किसी भी बेटिंग गेम में खेलने के लिए भी आपको पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। इसीलिए वो नीचे एक आता है कि इसकी लत लग सकती है, जोखिम वाला है। तो जब भी आता है एक ऐड, मतलब पे करना पड़ता है और इसकी लत लग सकती है, लगेगी भाई, ऐसा है। और सेकंड जो पॉइंट है वो है AI सपोर्टेड गेम। बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे AI सपोर्ट नहीं होता, तो आपको खुद करना पड़ता है। जो भी आप करते हैं वो खुद करते हैं, AI का कुछ सपोर्ट आपको नहीं मिलता। लेकिन कोई भी ब्लॉकचेन गेम में, जैसे हमारा गेम आने वाला है, उसमें आपको AI सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप जो NFTs यूज़ करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आपके NFTs अपने आप एक मैप को क्लियर करते चले जाएंगे और उस मैप से आपको जो कॉइन मिलेगा वो आपके चेस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने खेत में हल जोतने के लिए आपने ट्रैक्टर को ऑटो मोड में चला दिया, अब वो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली हल जोत रहा है, आप घर पे सो रहे हैं। कैसा लगेगा? अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है ना भाई। हल जोत लिया, वो ट्रैक्टर ने अपने आप ही सारे जो सीड्स उसमें डाल दिए, फसल अपने आप आ गया, अपने आप कट गया, अपने आप स्टॉक हो गया, अपने आप बिक गया। आपने क्या किया था? आपने वो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर खरीदा था कभी। अब वो ट्रैक्टर का आपको समझ में आ रहा है कि वैल्यू कितना होगा। हर बंदा को तो वही चाहिए ना, हर बंदे को तो वही ट्रैक्टर चाहिए भाई। खुद किसको काम करना अच्छा लगता है भाई? ऑटोमेटिक AI सपोर्टेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड ट्रैक्टर किसी को मिल जाए और वो सारा काम कर दे, तो किसको अच्छा नहीं लगता? वैसे ही हमारा NFT है जो AI सपोर्टेड है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है नो लॉस सिस्टम, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आप जीतें, हो सकता है आप हारें, लेकिन पर सेफ जो हमारा गेम है उसमें हारने का कोई फंडा नहीं है, क्योंकि आप कोई वर्सेस गेम खेल नहीं रहे। आपकी जो गेम की इकोनॉमी है वो अपने आप आपको कॉइन माइन करके दे रही है। जो बात शशिकांत जी वरुण भैया ने बोला कि कॉइन माइनिंग, ये NFTs कॉइन को माइन कर रही है और ये कॉइन्स आपके वॉलेट में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सस्टेन आपका इकोनॉमी, उसके बाद ब्लॉकचेन बेस्ड और फाइनली है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। चलिए फंडा ये होता है कि ड्रीम 11 में आपने मान के चलो आज कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, आपने उस पर टीम बना ली। जो बोलते हैं ना, तो वो सब लोग बोलते हैं कि आप ये कर लो,
मैं टीम बना लो, मैं ये कर लेता हूँ, आप टीम बना लो, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो जब आप टीम बनाओगे, बनाने के बाद जीतोगे कि नहीं जीतोगे ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म किसी एक इंसान के कंट्रोल में होता है। वो देखता है कि भैया सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे पैसा लगा है, उसको हटा देते हैं, जिस पे कम लगा है उसको जितवाते हैं। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड, भाई किसी एक के कंट्रोल में है ना। और जो ब्लॉकचेन गेम होता है वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड, जो एक्चुअल में हो रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको दिख रहा है, वहाँ कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे क्रिप्टो आपको पता है डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो वैसे ही गेम अगर डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए तो वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं रह सकता। ये एक बहुत बड़ा फायदा है फॉर द यूजर्स, नॉट फॉर द कंपनी, लेकिन फॉर द यूजर्स। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होती है हमेशा कि जो भी हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है, आपको वो दिख रहा है, ठीक है। लास्टली ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, बेटिंग में आप बेट ही करोगे ना, और क्या करोगे, है और तो कुछ कर नहीं सकते। क्रिकेट खेलोगे तो बेट करोगे, फुटबॉल भी बेट करोगे, बेट ही करोगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक टाइम बाद बोल जाओगे अरे यार कौन जीता कौन हारा, मुझसे मेरे को क्या, मैं तो हार ही दूंगा। लेकिन हमारे गेम में हर कुछ टाइम बाद नए कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। भाई आज ऐसे माइंड कर लो, कल वैसे माइंड कर लो, थोड़ा सा और कुछ नया ले आएंगे, कुछ और नया ले आएंगे, क्योंकि हमें भी अपने गेम को ज़्यादा कम्युनिटी बढ़ाने के लिए अपग्रेड तो करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्जन 1.0, 2.0, 3.0, विंडोज़ कितना हो गया आज 10। भाई विंडोज़ 1 तो ठीक ही था ना, क्या प्रॉब्लम थी उसमें। लेकिन आज हमारे पास विंडोज़ 10 है, 11 है, क्योंकि उसका अपग्रेड हुआ है। सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होता है, वैसे ही ब्लॉकचेन पे कोई गेम्स का अपग्रेडेशन होता है। तो हर अपग्रेड पे यूजर्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। तो ये जो फ़र्क है इसमें से हम देख पाते हैं कि ब्लॉकचेन गेम्स आर फार अहेड, बहुत आगे है। जो आज के डेट के जो गेम चल रहे हैं उससे ब्लॉकचेन गेम्स काफ़ी आगे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपका मैं तारीफ क्या करूं, लीगल डिपार्टमेंट सारा सर के पास है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो कुछ भी होता है वो इनके हाथों से निकलते हुए, मतलब कोई एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। और इसकी खासियत ये दिखी कि आप लोगों की पेमेंट आज तक कभी रुकी नहीं। और इस कॉन्सेप्ट की एक और खासियत दिखी कि किसी भी लीडर को 1 रुपया आईडी का अपने पास रखने का आज तक हिम्मत नहीं हुआ। ये खासियत है हमारे सर की और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि आज कुछ बड़ा बोले, बहुत बड़ा बोले। हेलो, पहले मैं अपने सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 3-4 घंटों से आप लोग बिना थके हुए पूरे प्रोग्राम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं और सर का बताया हुआ सारा प्लान देखा, बाकी सारे साथियों का भी आपने बहुत सारा प्रेजेंटेशन देखा। जैसा कि शशिकांत जी कह रहे थे कि कंपनी का लीगल मैं देखता हूँ और मेरी हर दिन ये कोशिश रहती है कि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी गलती भी किसी के द्वारा ना हो जिसका खामियाजा मेरे अपने सारे साथियों को ना भुगतना पड़े। तो कंपनी हर दिन प्रयासरत है कि अच्छे से अपने काम को बखूबी पूरा कर सके ताकि आपको उसका लाभ पहुंच सके। बाकी कहने का तो आज बहुत कुछ नहीं है क्योंकि सब लोगों ने इतना कुछ बोला है, चाहे वो कंपनी का टेक्निकल हो, चाहे कंपनी का प्रोसेस हो। सर ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताई कि किस तरीके से हमारा P2E प्लेटफॉर्म काम करेगा। जो सर बताना चाह रहे थे कि P2E प्लेटफॉर्म जो है जिसमें कि आप गेम के माध्यम से, जैसा मैंने कल भी बताया था
कि आप लोग बहुत तरह की गेम खेल रहे हैं जो आजकल चल रही है बाजार में, जैसे हमने बताया रमी चल रही है, चाहे वो आपका ड्रीम 11 चल रहा है। लेकिन मैं इसको और छोटे तौर पर बताता हूँ, लूडो तो सभी लोग खेल रहे होंगे अपने मोबाइल पे, हर कोई लूडो खेल रहा है या कोई और भी गेम खेल रहा है। या जैसे मैंने कल बताया था सबवे सर्फर, एक बहुत कॉमन गेम है जो बच्चे खेलते हैं। उसमें देखते हैं कॉइन, बहुत तरह की कॉइन आती हैं, लेकिन वो कॉइन कहाँ पे कन्वर्ट होंगी या उस कॉइन का क्या यूज़ है, ये शायद किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि वो कन्वर्ट होती ही नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में उस कॉइन को कहीं पे कन्वर्ट किया नहीं जाता है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे, P2E प्लेटफॉर्म पे जो परसेप का क्लब है हमारा, उसमें जो NFTs आपके पास हैं, उस NFTs का एक यूज केस आएगा हमारे गेम में। वो जो NFTs की जो पावर है, जो बाकी जो पावर वाली जो NFTs होंगी उससे कहीं ज़्यादा होंगी जो आपके पास है फाउंडर NFTs। और उस पर जो कॉइन जो बनेंगे, उस कॉइन को आप किसी भी एक्सचेंज में जाके कन्वर्ट कर सकेंगे और उसको कन्वर्ट करके अपने रुपए में, हमारे भारतीय रुपए में आप कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, वॉलेट्स में ले सकते हैं। और वो निरंतर, मतलब जब तक आपके पास वो NFTs हैं, आप जब तक NFT को नहीं बेच रहे हैं, आप उस गेम के माध्यम से वो आप कॉइन लेते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जो कि आने वाले समय में आप लोगों के पास बहुत जल्दी आ जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज रहा है। कल सुबह आप लोगों को निकलना भी होगा और अभी डिनर भी करना है और अपना पैकिंग भी करनी है। बाकी मैं प्रोग्राम को यही प्राप्त करता हूँ। नहीं सर, अभी और है, अभी तो शुरुआत है, मतलब आज का प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ, बाकी तो सफ़र बहुत लंबा है आप लोगों का। मैं शशिकांत जी को दे रहा हूँ, वो भी आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, किस तरीके से आप हजारों रुपए रोज कमा सकते हैं, किस तरीके से उस पैसे को बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, यह एक प्रोसीजर है। और यह मेरी नज़र में बहुत छोटा सा है, जिसे हम फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, या NFT वगैरह, NEFT वगैरह जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, या आधार वगैरह से जो हम लोग करते हैं, उस तरीके का ये वर्क है। इसमें कुछ भी नहीं रखा है। एक बार ऐसा भी एक वक्त था कि लोग व्हाट्सएप चलाने से डरते थे। मैं सही बोल रहा था? मोबाइल अगर वाइब्रेट करता था तो लोग डर करके फेंक देते थे। हमने वो दिन भी देखे, क्योंकि मैं मैकेनिक भी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा रहा हूँ, 22 साल तक मुझे अनुभव है। दोस्तों, सबसे खासियत है कि ये डिजिटल पुत्र को आप भूलना मत। अगर आप रखे हो तो इसे होल्ड करके देखो। फिजिकल पुत्र तो हर कोई पैदा करता है, डिजिटल पुत्र आपको जो देगा ना, फिजिकल पुत्र एक बार धोखा दे देगा, ये नहीं देने वाला है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज की पैदाइश है, आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है सर, यहाँ कोई ऑनरलेस प्लान है और मुझे लगता है कि आप सभी को विश्वास हो गया होगा। जैसा कि मैं आप सभी से दिल में बोला करता था, हमारे साथ आप बैठिए, आइए, सुनिए, समझिए। क्या आप लोग मुझे हाथ उठा के बता सकते हैं कि आप लोग सेटिस्फाइड, आप लोग सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।